Good morning, dear students. So today we are again continuing our lesson number first of civics on equality. So open at page number 9. तो देखिए 9 पेज नंबर 9 तक हम पढ़ चुके थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ चुके थे और मिस्टर एंड मिसेज अंसारी के साथ हुए जो डिसरिस्पेक्ट हुआ है उनके साथ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन, उनके बारे में हमने पढ़ा कि ऐसा बिल्कुल भी किसी के साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए उनकी कास्ट को या उनके रिलीजन को देखते हुए, है ना। तो ये बिल्कुल भी हर किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ हो जाता है। तो इसीलिए जब उस डीलर ने मिस्टर एंड मिसेज अंसारी को उनकी कास्ट चेंज करने के लिए कहा तो उन्होंने बिल्कुल ही अंदर से उनके एक सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी जो डिग्निटी थी, उनकी जो अंदर से एक खुद के लिए इज्जत है, खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, उसने ही अंदर से कह दिया कि नहीं, आपको एक घर लेने के लिए अपनी कास्ट या अपना रिलीजन बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फाइनली उन्होंने अपने अंदर के एक सेल्फ रिस्पेक्ट की आवाज़ सुनी और उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अब देखिए हम बात करते हैं आज इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब हम बात करते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी में कैसी समानताएं हैं। अभी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर एंड मिसेज अंसारी हैं, ये इनको बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि हम ये डिज़र्व करते हैं कि हम एक अपार्टमेंट लेने के लिए हम अपनी कास्ट बदल दें, है ना। ये इनकी बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए कि उसे किसी चीज़ को पाने के लिए अपने आप को बदलना पड़े। ओके, तो देखिए अब हम इंडियन डेमोक्रेसी में जो इक्वालिटीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें हर व्यक्ति को बराबर की समानताएं दी गई हैं, बराबर के अधिकार दिए गए हैं। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन from all caste, religions, tribe, educational and economic backgrounds are recognized as equal। तो हमारे भारतीय संविधान में चाहे कोई मेल हो, फीमेल हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी कास्ट का हो या आदिवासी हो या पढ़ा लिखा हो या तो अनपढ़ हो या उसकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसा भी हो, तो उसे हमारे भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया गया है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। वहाँ कोई कास्ट और रिलीजन नहीं देखा गया है। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी सीज टू एग्जिस्ट। ये बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब कास्ट के अकॉर्डिंग हम किसी के ऊपर मतलब उसको एक अलग इन्फीरियर ट्रीट कर सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे देश में हर सिटीजन को, हर नागरिक को बराबर का अधिकार है। इक्वलिटी बिल्कुल सबके लिए एक ही है। ओके, इट डजंट बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया, हमारा जो लोकतांत्रिक भारत है, यहाँ के सिद्धांत ऐसे हैं कि हर किसी के लिए इक्वलिटी एक जैसी ही होगी, सबके अधिकार जो हैं, राइट्स जो हैं वो सबके एक समान होंगे। वाइल earlier no law existed to protect people from the discrimination and ill treatment। जैसे पहले के टाइम में इतने कानून नहीं थे, पहले के टाइम में कानून थे ही नहीं, तो लोगों को जैसा फील होता था वैसा वो सामने वाले के साथ ट्रीट किया करते थे, उन्हें बहुत बुरा फील कराते थे, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते थे, है ना, उनकी डिग्निटी को वो कुछ नहीं समझते थे, वो ये समझते थे कि ये नीच कास्ट का है तो उसको वो वैसा ही फील कराते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। अब बहुत से कानून आ चुके हैं जो कि हमारे सामने हर नागरिक के लिए वो सारे कानून जो है वो एक बराबर से सबके लिए वही कानून बनाए गए हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये बना हुआ है पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। हमारे लोकतंत्र का पार्लियामेंट एक कॉर्नर स्टोन है जिसमें ये सारे मेंबर्स चुने जाते हैं। ओके, अब देखिए नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एज एंड इक्वल। तो इस तरीके से हमारे जो भारत का संविधान है उसमें हर नागरिक के लिए समानताएं एक जैसी है, सारे अधिकार एक जैसे हैं, कोई असमानताएं नहीं हैं। बट फिर भी लोगों की सोच ही नहीं बदलती है, वो लोगों की प्रॉब्लम है। बाकी हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए अलग कानून है और अनपढ़ लोगों के लिए अलग कानून है, हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है। सब के लिए हमारे देश में, हमारे लोकतांत्रिक भारत में, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में सारे जो रूल्स रेगुलेशन हैं, लॉज हैं, वो सबके लिए इक्वल है। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में बहुत सारे रिकॉग्निशन मतलब बहुत सारे ऐसी इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ देखी गई है। देखिए कैसे किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या अधिकार हर किसी को दिए, वो अब हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर व्यक्ति हमारे देश के कानून के सामने एक बराबर है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, ठीक है ना।
उसके बाद व्हाट दिस मीन इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता अ डोमेस्टिक वर्कर, जो चाहे वो व्यक्ति राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, वो सब हमारे, और वहीं पे एक कांता जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, एक मेड है ना, या कोई भी एक व्यक्ति हो, सारे व्यक्ति चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चाहे कितना भी अमीर आदमी हो, चाहे एक कांता जैसी कोई डोमेस्टिक वर्कर हो, सबके लिए जो अधिकार है वो एक बराबर के हैं। हमारे भारतीय संविधान में ऐसा दर्शाया गया है, ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे देश के नागरिकों को सबको समानता का अधिकार है। फिर देखिए हैज़ टू ओबे द सेम लॉ, हर किसी को वही लॉ कानून फॉलो करने होंगे, ये फर्स्ट था। नाउ सेकंड वन इज नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। सेकंड क्या है, सेकंड कानून ये है कि कोई किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ उसकी कास्ट के कारण, उसके धर्म के कारण, उसके पुरुष या महिला होने के कारण, है ना, या उसके एजुकेटेड और अनएजुकेटेड होने की वजह से। ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये हमारे कानून में साफ साफ दर्शाया गया है, लिखा गया है, ठीक है ना। फिर देखिए थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट है कि एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल। थर्ड है कि हर किसी को पब्लिक प्लेसेस मतलब सरकारी, जो भी सरकारी स्थान है पब्लिक सेक्टर के, वहाँ हर किसी को जाने का अधिकार है, चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो रेस्टोरेंट हों, या कोई दुकानें हों, मार्केट्स हो, प्लेग्राउंड हो, तो वहाँ हर किसी का पूरा अधिकार है, वो वहाँ जा सकते हैं, वो जितना मन चाहे वो उतना रह सकते हैं, कोई वहाँ पे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल पर्सन कैन बी पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, हर व्यक्ति के लिए सरकार कुएं बना के देती है, नदी तालाब बना के देती है, उसमें ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि केवल उच्च कोटि के लोग ही उसको पानी उसका यूज़ करेंगे, नीच कास्ट के लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब कानून बन चुके हैं, पहले कानून नहीं थे इसलिए पहले लोगों के साथ जाति होती थी, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, फोर्थ नंबर का कानून क्या है, फोर्थ नंबर में कानून ये दिया है कि छुआछूत बिल्कुल से ही एक अपराध है, किसी के साथ भी छुआछूत का ये नाटक नहीं करना चाहिए कि मैं इसे मत छूना, इसे मत छूना, ये बिल्कुल भी अपराध है, इससे लोगों को जेल भी हो सकती है। अब तो आप वैसे भी देख रहे हैं, अब तो सब SC ST वालों को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू, ओके। तो देखिए द टू वेज, इसीलिए अब उनका मनोबल बढ़ चुका है, अब वो इतने अपने आप को नीचा इन्फीरियर फील नहीं करते, उनका भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ चुका है, उन्हें ऐसा फील नहीं होता है। ये धीरे धीरे, इसकी प्रोसेस बहुत धीमी थी, इसीलिए अब तक में लोगों की थोड़ी थोड़ी सोच बदल गई, पूरी तो नहीं बदली है बट अभी भी बदलने की ग्रोथ में है, ओके। अब देखिए द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी, सरकार ने भी दो तरीके निकाले कि किस तरीके से सारे समाज में एक जैसा ही कानून चले, उसको रखने के लिए सरकार ने दो रास्ते निकाले। देखिए क्या है, दैट इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट थ्रू लॉज, एक तो कानून के साथ कि कानून जैसा है वैसा ही लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट अगर आप जाते हैं तो आप क्रिमिनल हैं, आपको सजा मिलेगी। फिर देखिए, और दूसरा उन्होंने सरकार ने कई प्रोग्राम और स्कीम चलाए लोगों की मदद के लिए, इन्फीरियर, जिनको इन्फीरियर फील कराया जाता था उनके लिए कई गवर्नमेंट स्कीम और प्रोग्राम चलाए गए, बहुत सारे कानून बनाए गए जिससे कि लोगों में एक समानता का अधिकार हो। और ये गवर्नमेंट जो थी वो इंश्योर भी करती थी कि हर जगह, हर गांव-गांव में ये प्रोग्राम और स्कीम लोगों को बताई जा रही है, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है या नहीं। इक्वालिटी इन एडिशन टू लॉज, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम, गवर्नमेंट ने बहुत सारी अनेकों स्कीम निकाली लोगों के जीने के स्तर को बढ़ाने के लिए, जिससे लोगों को कोई कमी ना हो। हर किसी को, मतलब सरकार ने प्रत्येक नागरिक को उनका समानता का अधिकार दिलाया, ठीक है ना। अनइक्वलिटी फॉर सेवरल सेंचुरीज, क्योंकि ये जो अनइक्वलिटी थी, असमानता थी, ये कई सेंचुरीज, कई सदियों से चली आ रही थी, लोगों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा था। दीज स्कीम्स आर टू एंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, इन स्कीम्स से लोगों को मौके, अवसर मिलने लगे कि वो भी आगे बढ़कर आगे अपने विचारों को रख सकते हैं और आगे वो भी उन सभी स्कीम्स या प्रोग्राम्स के थ्रू वो भी उन सब चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है ना। जिससे कि वो इतने लगभग शताब्दियों से ये सब झेल रहे थे, तो अब उनके भी जो दुख थे वो भी धीरे धीरे कम होने लगे थे, क्योंकि सरकार ने ऐसे कानून बना दिए थे, ऐसे प्रोग्राम और स्कीम बनाई जिससे कि लोगों को अब थोड़ा थोड़ा अपना जो जीवन था वो सरल लगने लगा था, ओके। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील, एक और स्टेप लिया गया सरकार के द्वारा मिड डे मील स्कीम का, जिस स्कीम में क्या था कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे वो स्कूल आते ही नहीं थे। क्यों?
क्योंकि क्योंकि गरीब हुआ करते, उनको खाने को नहीं मिलता था, तो खाली पेट उनसे पढ़ाई नहीं की जाती थी। और अगर लंच में उनका जो लंच होता था, छुट्टी होती तो वो घर जाते थे और घर से वो दोबारा लौट के आते ही नहीं थे। एक बार वो घर चले गए तो दोबारा वो स्कूल आते नहीं थे। तो ना उनकी अटेंडेंस होती थी, ना उनकी ग्रोथ हो रही थी, ना उनका नॉलेज बढ़ रहा था। तो गवर्नमेंट ने स्कीम चालू की मिड डे मील, जिसमें कि बच्चों को खाना मिलता था। बच्चे भरपेट खाना खाकर पढ़ाई किया करते थे। अब बच्चे जो थे वो रेगुलर स्कूल आने लगे थे, भले ही वो लालच खाने की वजह से आते थे, बट आते थे, अब वो स्कूल आने लगे थे। घर में जो उनके पेरेंट्स थे उनको भी आराम मिलने लगा था, क्योंकि वो भी बेचारे गरीब थे। कभी कभी वो अपने जैसे कुछ तो मजदूर होते हैं, है ना, कुछ मेड वगैरह होती है, तो वो काम करने की वजह से वो काम चली जाती थी, खाना नहीं बना पाती थी बच्चों के लिए। तो अब उन्हें भी वो निस्फिक्र हो चुके थे, उनको अब कोई चिंता नहीं थी। उनको ये पता था कि सरकार के द्वारा हर दिन बच्चों को खाना दिया जाता है, तो वो भी निस्फिक्र होकर बिना टेंशन के अपना काम करते थे, क्योंकि बच्चों को तो खाना मिल रहा है और बच्चे पढ़ाई भी कर रहे थे। तो अब लोगों को बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो चुका है, बहुत आराम हो चुका था, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो मिड डे मील है, ये सबसे पहले हुई है द रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। लोगों को अब लंच मिलने लगा था पका पकाया। सबसे पहले तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। भारत का सबसे पहला राज्य तमिलनाडु था, जिसने कि मिड डे मील को अपने राज्य में बताया। वो भी कब बताया है? 2001 में। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने सारे जितने भी राज्य सरकार थी उन्हें ऑर्डर दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर ये जो स्कीम है मिड डे मील, ये हर राज्य में लागू हो जानी चाहिए। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स मिले देखने को। दिस इंक्लूड द फैक्ट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग रेगुलरली एटिंग। इससे ये फ़ायदा हुआ मिड डे मील की वजह से कि अब बच्चे रेगुलर स्कूल आ रहे थे। ओके, टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम। मतलब ऐसा टीचर बताते कि जब बच्चे पहले घर जाते थे खाना खाने के लिए, तो वापस वो लौट के नहीं आते थे। अब उनकी अटेंडेंस भी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी थी। उनकी मदर्स के बारे में मैंने बताया कि अब वो भी काफ़ी निस्फिक्र होकर अपने काम करती थी, है ना। तो अब क्या था कि लोगों को इसमें एक रोजगार भी मिलने लगा था। मतलब एक खाना बनाने के लिए भी सरकार किसको रखती थी? किसी दलित कास्ट के ही लेडी को रखती थी कि वही खाना बनाएगी। तो इससे भी लोगों को एक वो मिला, दलित जो थे उनको भी ये फील हुआ कि नहीं, हमारा भी कोई ना कोई अस्तित्व है हमारे देश में, ठीक है ना। दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। दलित जो औरतें थी उन्हीं को खाना बनाने के लिए रखा जाता था। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस। अब ये मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद अब गरीब बच्चों की भूख भी मिटने लगी थी। अब वो भरपेट खाना खाकर अच्छे से पढ़ाई करते थे। उनका जो अटेंडेंस था वो भी सुधरने लगा था, एनरोलमेंट भी होने लगा था, ठीक है ना। इस तरीके से वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब सरकार ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिलाने के लिए। देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड टू बी डन। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ। अब हर बच्चे की एक अटेंडेंस बढ़ने लगी थी। बच्चों का स्कूल में रुझान बढ़ गया था, वो स्कूल आने लगे थे रेगुलर। देयर कॉन्टिन्यूज टू बी बिग डिफरेंसेज इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल दैट द रिच अटेंड एंड दोज दैट द पुअर। जैसे कि अब देखिए, अगर हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात करें, तो पब्लिक सेक्टर जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनमें बहुत कम ही इम्प्रूवमेंट होते हैं, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी ही हो चुकी कि ये तो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं होती। और प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं, अपनी बिल्डिंग्स को काफ़ी डेकोरेटेड, काफ़ी उसमें पैसा खर्च करते हैं। और ऐसा है भी कि मतलब सरकारी स्कूलों में इतना ज़्यादा लोग अटेंशन नहीं देते हैं कि वहाँ उसी को इतना अच्छा मतलब वहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए बच्चों को, कि बच्चों को भी वहाँ पे सारी चीज़ें नॉलेज दी जाएं जिससे वो आगे की ओर बढ़े। इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कुछ नहीं होना चाहिए। सरकारी स्कूलों में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाई जा सकती है, मगर अभी ये प्रोसेस थोड़ी सी पीछे है। ये फ्यूचर में हो सकता है कि गवर्नमेंट स्कूल में ही ज़्यादा फोकस किया जाए। ओके, तो ये भी डिफरेंस है। Even today there are several schools in the country in which Dalit children like ओम प्रकाश वाल्मीकि, आज भी ऐसे गवर्नमेंट स्कूल है जहां ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सारी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। उनके साथ इनइक्वलिटी ही ट्रीट की जाती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया जाता है, उनकी डिग्निटी को हर्ट करके उनसे ज़बरदस्ती प्रेशर में दूसरी चीज़ें करवाई जाती हैं। दीज चिल्ड्रेन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन। उनको ऐसी सिचुएशन में ही डाल दिया जाता है कि वो मजबूर हो जाते हैं, ठीक है ना। दिस इज नाउ टर्न एट पेज नंबर 12। दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक एज देम एज इक्वल इवन
दो द लॉ, जबकि कानून बनाया गया है, लोगों को बताया गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फिर भी लोग ऐसा नहीं कर पाते, वो कानून के अगेंस्ट जाके लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। सबसे बड़ा रीजन इसका ये है क्योंकि लोगों की जो सोच है वो बहुत